नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद खास और डीप डाइव विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। सोचिए जरा, वेस्ट एशिया में आने वाला कोई भी भूचाल या कोई अंतर्राष्ट्रीय तनाव सीधे आपकी और हमारी रसोई पर कैसे असर डालता है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शुरू तो होती है ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के खतरों से, लेकिन उसका एक बेहतरीन समाधान हमारे अपने गांव की गौशालाओं में छिपा है। सच कहूं तो हमारी गाय और भैंस किसी चलते फिरते ऑयल वेल से कम नहीं है। ये चर्चा बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम कुछ बेहद ताकतवर और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे जो सच में ग्राउंड रियलिटी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फटाक से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, द हिडन किचन वल्नरेबिलिटी। दूसरा, कैटल डंग का वो खजाना जिसे हमने अनदेखा कर दिया। तीसरा, बायोगैस के असाधारण फायदे। चौथा, पास्ट में हुई हमारी गलतियां और नाकामियां। पांचवा, सबसे जरूरी पॉलिसी रोड मैप। और अंत में ट्रू एनर्जी सिक्योरिटी की असली परिभाषा। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, द हिडन किचन वल्नरेबिलिटी व्हेन वेस्ट एशिया रीचेस द इंडियन किचन। देखिए, जब भी एनर्जी सिक्योरिटी की बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स, विशाल रिफाइनरीज और फॉरेन पॉलिसी आती है। लेकिन सच तो ये है कि भारत के करोड़ों आम परिवारों के लिए इसका सीधा सा मतलब उनकी थाली से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है और यहाँ हमारी रसोई महंगी हो जाती है। ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसके बारे में हम रोजाना नहीं सोचते। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मुताबिक हम अपनी खपत का करीब 60% एलपीजी आयात करते हैं। जी हां, 60%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी आधी से ज्यादा आबादी की रसोई बाहरी देशों पर निर्भर करती है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव के आगे बिल्कुल खुला छोड़ देता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो 60% हम इंपोर्ट करते हैं ना, इसका लगभग 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अब जिन्होंने थोड़ी भी जियोपॉलिटिक्स पढ़ी है, उन्हें पता होगा कि ये वेस्ट एशिया का कितना वॉलेटाइल और अशांत इलाका है। वहाँ एक चिंगारी भड़कती है और यहाँ हमारा एलपीजी सप्लाई लाइन खतरे में पड़ जाता है। यानी दुनिया के किसी और कोने का फॉरेन पॉलिसी रिस्क आपके घर का किचन रिस्क बन जाता है। इन सब बड़े बड़े डेटा और जियोपॉलिटिक्स का आम आदमी के लिए आखिर क्या मतलब है? एक बहुत ही बुनियादी सवाल, क्या अगले महीने कुकिंग सिलेंडर मेरे बजट में आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं, जो कि एक शानदार उपलब्धि है। लेकिन कनेक्शन मिलना एक बात है और सिलेंडर के दाम बढ़ने पर हर महीने उसे भरवाना बिल्कुल अलग बात है। दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है? गरीब परिवारों को मजबूरन वापस उन्हीं धुएं वाले चूल्हों और लकड़ियों पर लौटना पड़ता है। अफोर्डेबिलिटी आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, निग्लेक्टेड एसेट कैटल डंग, इंडियाज हिडन डोमेस्टिक एनर्जी फाउंडेशन। अब यहां से चर्चा में थोड़ी उम्मीद जागती है। हम एक ऐसे समाधान की बात करेंगे जो हमारे अपने आंगन में है। ग्रामीण भारत की गौशालाएं देखने में भले ये किसी फैंसी पावर प्लांट जैसी ना लगे, लेकिन वाकई में यही हमारी क्लीन एनर्जी क्रांति का सबसे बड़ा और जमीन से जुड़ा हीरो बन सकती हैं। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, एक तरफ है मैक्रो एनर्जी सिक्योरिटी, जहां बड़े ऑयल टैंकर्स हैं, रिफाइनरीज हैं, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, और दूसरी तरफ है हमारा माइक्रो एनर्जी सिक्योरिटी मॉडल, जिसमें आती हैं गौशालाएं, ऑर्गेनिक डाइजेस्टर्स और हमारी रूरल किचन्स। ये जो माइक्रो मॉडल है ना, ये दुनिया भर के उन पॉलिटिकल नाटकों से पूरी तरह स्वतंत्र है। ये सीधे तौर पर हमारे ग्रामीण समाज को ताकतवर बनाता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। नीति आयोग का कहना है कि हमारे देश में करीब 30 करोड़ पशु हैं जो रोजाना लगभग 3 मिलियन टन्स यानी 30 लाख टन गोबर उत्पन्न करते हैं रोजाना। और सबसे दुखी बात पता है क्या है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बस सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है या धुएं वाले कंडों के रूप में जला दिया जाता है। अगर हम बस इस अनयूटिलाइज्ड एसेट को सही ढंग से टैप कर लें तो लिटरली हमारे पास अपने ही देश में हजारों नए और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत निकल आएंगे। तो ग्राउंड लेवल पर यह काम कैसे करता है? इसका साइंस बहुत ही आसान है। पहला स्टेप, गांव के परिवारों से गोबर इकट्ठा करके पंचायत कलेक्शन सेंटर पर लाया जाता है। दूसरा, इसे एक एनारोबिक डाइजेस्टर में डाला जाता है जहां ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं। तीसरा, वहां से निकलती है बेहतरीन क्वालिटी की कुकिंग गैस जो सीधे घरों के चूल्हों तक पहुंचती है। और चौथा स्टेप सबसे कमाल का है। गैस निकलने के बाद जो कचरा बचता है वो एक टॉप क्वालिटी का ऑर्गेनिक खाद बन जाता है जिसे वापस खेत में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरा एक सर्कुलर इकोनॉमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, बियॉन्ड फ्यूल, द बायोगैस डिविडेंड्स।
देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ खाना पकाने वाली गैस तक सीमित नहीं है। जब एक गांव में बायोगैस प्लांट लगता है ना, तो वो एक साथ वहां की कई सारी समस्याओं को जड़ से उखाड़ देता है। ये रूरल इंडिया के लिए एक मल्टी डायमेंशनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसके फायदे गिनना शुरू करें तो लिस्ट लंबी है। पहला, ये महंगे एलपीजी रिफिल्स वाले फाइनेंशियल झटके से बचाता है। दूसरा, और शायद सबसे बड़ा, ये हमारी महिलाओं को उस जहरीले धुएं से बचाता है और उनके फेफड़ों को सुरक्षित रखता है। तीसरा, जो ऑर्गेनिक स्लरी बचती है उससे नेचुरल फर्टिलाइजर मिलता है। चौथा, गांव के ही लोगों को इन प्लांट्स को चलाने के लिए ग्रीन जॉब्स मिलती हैं। और पांचवां, जलवायु के लिए ये एक वरदान है, क्योंकि सड़ते हुए गोबर से निकलने वाली उस डेंजरस मीथेन गैस को ये हवा में घुलने से रोक लेता है। कमाल है ना? अब आते हैं चौथे हिस्से पर, वाई पास्ट बायोगैस एफर्ट्स फेल्ड। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये इतना ही बढ़िया आइडिया है तो पहले किसी ने क्यों नहीं किया। सच तो यह है कि भारत पिछले कई दशकों से बायोगैस पर काम कर रहा है। आइडिया नया नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा से कमजोर रहा। आइए समझते हैं क्यों। इन प्रोजेक्ट्स के फेल होने की एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि इन्हें सिर्फ सब्सिडी ड्रिवन इंस्टॉलेशंस की तरह देखा गया। मतलब सरकार से फंड लिया, प्लांट खड़ा कर दिया और कहानी खत्म। वो प्लांट आगे चलेगा कैसे, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, उसे चलाने के लिए गोबर कहां से आएगा, इसकी कोई प्लानिंग थी ही नहीं। इन्हें गांव की सार्वजनिक संपत्ति या लिविंग रूरल यूटिलिटी कभी माना ही नहीं गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही वक्त में ये बेहतरीन प्लांट्स कबाड़ बनकर रह गए। और ध्यान दीजिए, ये नाकामी सिर्फ हमारी नहीं थी। ग्लोबल लेवल पर देखिए, चाइना ने 4 करोड़ डाइजेस्टर्स बनाए, पर लोग गांव छोड़कर शहर चले गए और वो बेकार हो गए। नेपाल ने 2.5 लाख डाइजेस्टर्स लगाए, पर वहां उनकी ठीक से सर्विसिंग ही नहीं हुई। लेकिन वहीं जर्मनी को देखिए, उनका बायोगैस सेक्टर बहुत सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे मार्केट और कोऑपरेटिव से जोड़ दिया। इसका मतलब साफ है, सब्सिडी से आप एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, पर उसको जिंदा रखने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम और मालिकाना हक की जरूरत होती है। अब हम पांचवें और इस विश्लेषण के सबसे खास हिस्से पर हैं, द वे फॉरवर्ड, पॉलिसी रोड मैप। अगर हमें पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है और इस योजना को एक बड़े स्केल पर कामयाब बनाना है, तो हमारी पॉलिसी में ठोस बदलाव लाने होंगे। आइए देखते हैं वो प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं। तो आखिर नया रोड मैप क्या कहता है? पहले जो काम अलग अलग मिनिस्ट्रीज में बटा हुआ था, अब उसे एक सिंगल नोडल अथॉरिटी जैसे MNRA के हाथ में देना होगा। दूसरा बड़ा बदलाव, ठेकेदारों पर से निर्भरता हटाकर इन प्लांट्स का मालिकाना हक डायरेक्ट कोऑपरेटिव्स और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलना चाहिए। और तीसरा, जो कि एक रियल गेम चेंजर है, अपफ्रंट सब्सिडी देना बंद करना होगा। इसकी जगह परफॉर्मेंस लिंक सब्सिडीज लानी होंगी। मतलब आधी सब्सिडी तब मिलेगी जब प्लांट लगातार गैस पैदा करके दिखाएगा। इसके अलावा और भी कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। हमें देश के उन हिस्सों पर फोकस करना चाहिए जहां पशुधन ज्यादा है, और वहां 5 साल के फोकस्ड क्लस्टर्स बनाने चाहिए। फंड्स डायरेक्ट पंचायत को देने की बजाय नेबार्ड के जरिए रूट होने चाहिए। हर गांव में ट्रेन्ड लोकल टेक्नीशियंस होने ही चाहिए जो इमीडिएटली रिपेयर कर सकें। और उस बची हुई खाद के लिए एक प्रॉपर मार्केट बनाना होगा। आपको पता है, यूपी का ग्राम ऊर्जा प्रोजेक्ट और गुजरात में बनास डेयरी का मॉडल ये पूरी तरह साबित कर चुके हैं कि कोऑपरेटिव मॉडल बिल्कुल काम करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बायोगैस आकर एलपीजी को पूरी तरह गायब कर देगा? बिल्कुल नहीं। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा दोस्तों। शहरों में और ऐसे इलाकों में जहां पशु नहीं है, एलपीजी की जरूरत हमेशा रहेगी। हमारा विजन एक हाइब्रिड क्लीन कुकिंग मॉडल का होना चाहिए, जिसमें एलपीजी से कन्वीनियंस मिले और बायोगैस हमारे गांव को इंटरनेशनल प्राइस शॉक से बचाकर एक सस्ती और भरोसेमंद एनर्जी दे सके। हम आ चुके हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, कंक्लूजन, ट्रू एनर्जी सिक्योरिटी। हमने ये सफर शुरू किया था अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और हमने देखा कि कैसे समाधान हमारे किसान और गांव के हाथों में है। आइए इस पूरे मुद्दे को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक बहुत ही डीप और शक्तिशाली बात ध्यान में रखने वाली है। असली एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ रिफाइनरीज या पोर्ट्स पर आकर खत्म नहीं हो सकती। उसका असर एक रूरल किचन, एक आम रसोई तक दिखना चाहिए। असली आत्मनिर्भरता सिर्फ तब आती है जब एक गांव का क्लस्टर अपनी जरूरत की ऊर्जा और खाद अपने ही वेस्ट से खुद पैदा करने में सक्षम हो जाता है। तो आखिरी सवाल आप सबके लिए यही छोड़कर जा रहा हूं, जब बाहर की दुनिया इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है, तो क्या हम अभी भी अपने इस विशाल घरेलू ताकत को, अपने इस डोमेस्टिक एसेट को अनदेखा करते रह सकते हैं?
जवाब हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर इस विश्लेषण ने सच में आपको सोचने पर मजबूर किया है और आप चाहते हैं कि ग्रामीण भारत तक ये आत्मनिर्भरता पहुंचे, तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने नेटवर्क में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही मजबूत और ज़रूरी विश्लेषण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए।